हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू द चैनल H2O केमिस्ट्री। मेरा नाम डॉक्टर ऋतु जौहर और हम पढ़ रहे हैं CBSE क्लास 12 केमिस्ट्री का एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जिसकी वेटेज आपका बोर्ड का एग्जामिनेशन हो, चाहे जेई का एग्जामिनेशन हो, चाहे नीट का एग्जामिनेशन हो, एक हाई वेटेज चैप्टर है। और आज का ये लेक्चर एक हाई वेटेज टॉपिक भी है। सो लेक्चर नंबर 8 ऑफ द सीरीज़ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसमें से इतने ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिलेंगे, चाहे वो जेई का एग्ज़ाम हो, चाहे वो नीट का एग्ज़ाम हो। और आज के इस लेक्चर में अप्रॉक्सीमेटली आई हैव पुट 8 क्वेश्चंस, और उन 8 क्वेश्चंस में से 6 क्वेश्चन जेई के हैं, 2 क्वेश्चन नीट के हैं, और उन 6 में से भी 5 क्वेश्चन तो 2026 के ही मैंने डाले हैं। ठीक है, तो इतना इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है, इसलिए इसको अच्छे से आज समझना, अच्छे से अपने नोट्स बनाना, अच्छे से इस टॉपिक को प्रैक्टिस करना अपने एग्जामिनेशन के लिए। चलें शुरू करते हैं हम अपनी पढ़ाई। तो सबसे पहले अगर हम NCERT में देखें कि ये टॉपिक कहाँ पे हमें मिलेगा, तो ये है हमारी NCERT का आर्टिकल नंबर 5.5 बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जिसमें सबसे हमने पहले एक थ्योरी पढ़ी है वर्नर्स थ्योरी, जो कि हमें इन कंपाउंड्स में बॉन्डिंग के बारे में बताती है। बट उसकी कुछ लिमिटेशन है वर्नर्स थ्योरी की, वो हम रीड करेंगे सबसे पहले। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को आज के इस लेक्चर में, और अगला लेक्चर होगा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पे। अगेन वो भी एक आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्चुअली में इस पूरे कोर्स में से एक भी ऐसा लेक्चर नहीं है जो कि आपको मिस करना चाहिए। बट अगर मैं सबसे ज़्यादा वेटेज वाले टॉपिक्स बताऊंगी तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ये सबसे हाई वेटेज के टॉपिक्स आपके लिए रहेंगे। ठीक है, तो हम इसको एक बारी पहले चीज़ों को समझते जाएंगे, फिर उसके बाद अंडरस्टैंड करते जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा आज का एजेंडा है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को पढ़ना। तो लेट अस बिगिन द लर्निंग। तो सबसे पहले वर्नर थ्योरी की लिमिटेशंस क्या थी। सबसे पहले वाई ओनली सर्टेन एलिमेंट्स पोजेस द रिमार्केबल प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्मिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। क्यों सिर्फ डी ब्लॉक के एलिमेंट्स ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ज़्यादा बनाते हैं, बाकी सब नहीं, ये वर्नर्स थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो वाई द बॉन्ड्स इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स दे हैव डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़। तो हमें पता है कि इनके अंदर पर्टिकुलर ज्योमेट्री बनाते हैं ये। तो वो ज्योमेट्री क्यों आती है, क्योंकि उन बॉन्ड्स का एक डायरेक्शनल नेचर है जो कि वर्नर थ्योरी नहीं एक्सप्लेन कर सकती। एंड वाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स दे हैव मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़, ये भी वर्नर थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सकती। इसलिए उसके बाद बहुत सारी और थ्योरीज दी गई टू अंडरस्टैंड द बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जैसे कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, लाइगेंड फील्ड थ्योरी है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, जिसमें हमारे को क्लास 12th में सिर्फ 2 थ्योरीज को पढ़ना है, दैट इज़ VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड CFT दैट इज़ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो आज का लेक्चर VBT पे, अगला लेक्चर CFT पे, कोई भी मिस करने वाला तो है ही नहीं। और इसको मैं आपको कंप्लीटली अंडरस्टैंड भी कराऊंगी, बहुत सारी ट्रिक्स भी दूंगी जो कि आपके क्वेश्चन सॉल्विंग में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के फटाफट से पोस्टुलेट्स देखते हैं। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वाज गिवन बाय पॉलिंग, जिन्होंने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी केमिकल बॉन्डिंग में भी हमको दी थी, वो भी पॉलिंग की ही गिवन थी। तो जल्दी से पोस्टुलेट्स पढ़ते हैं। सबसे पहले द मेटल एटम or the ion makes available a number of orbitals equal to the coordination number for accommodating electrons from the ligand। तो इसका मतलब है कि मेटल एटम को उतने ऑर्बिटल खाली चाहिए जितने उन्होंने इलेक्ट्रॉन पेयर्स लाइगेंड से एक्सेप्ट करने हैं। ठीक है, सेकेंड द मेटल एटम और आयन यूज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इन्वॉल्विंग SPD फॉर एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो जिन ऑर्बिटल्स को खाली होना है वो हाइब्रिडाइज भी होंगे, और वो हाइब्रिडाइज होने वाले ऑर्बिटल्स कौन से हैं, SP और D के। और हाइब्रिडाइजेशन के बाद ही उसके अंदर लाइगेंड अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेट करता है। द लाइगेंड मस्ट हैव एटलीस्ट 1 सिग्मा ऑर्बिटल कंटेनिंग अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो लाइगेंड ने इलेक्ट्रॉन पेयर देना है वो एक सिग्मा ऑर्बिटल में होना चाहिए। मेटल और लाइगेंड के बीच में जो बॉन्ड बनेगा दैट इज गोइंग टू बी अ सिग्मा बॉन्ड दैट विल बी फॉर्म। So vacant hybrid orbitals of the metal atom
will overlap with the filled sigma orbital of the ligand to form a LM sigma bond. ठीक है, सो ligand के दो इलेक्ट्रॉन्स जो कि एक फुली फिल्ड ऑर्बिटल में प्रेजेंट है उसको डोनेट करना है, इससे शेयर करना है विद द एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ द मेटल, और इससे जो ओवरलैपिंग होने वाली है वो कौन सा बॉन्ड बनेगा, दैट इज गोइंग टू बी अ सिग्मा बॉन्ड. दिस इज गोइंग टू बी अ हेड ऑन ओवरलैप. ये एक लेटरल ओवरलैप नहीं होगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड नहीं बन रहा. ठीक है, so the d orbital used in the hybridization to accommodate the ligand electrons may be outer nd orbital or the inner n-1 d orbital. So for example अगर मेरा nth ऑर्बिट एक फोर्थ ऑर्बिट है तो फोर्थ के तो 4s और 4p यूज़ होंगे, बट साथ में पॉसिबिलिटी d की क्या है कि आप 3d को भी यूज़ कर सकते हो, आप 4d को भी यूज़ कर सकते हो. कौन से केस में कौन सा यूज़ होगा ये हम आज इस लेक्चर के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे. तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन इज़ गोइंग टू बी sp, जैसे कि आपने केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ा है. अरेंजमेंट इज़ गोइंग टू बी लीनियर, इस तरह की ज्योमेट्री दिखाई देगी. अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है तो इट इज़ गोइंग टू बी sp2 ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होगी. अगर आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो हम लोगों ने इसको आइसोमेरिज्म में भी डिस्कस किया था कि दो तरह की आपकी हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है, दो तरह की ज्योमेट्री आप देखोगे. तो ज्योमेट्री कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर होती है. टेट्राहेड्रल के अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp3 या sd3 हो सकती है आपके लिए जेई और नीट के लिए. जो हम पढ़ेंगे दैट विल बी ओनली इन्वॉल्विंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है, फिर अगर स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है तो जो हाइब्रिडाइजेशन है वो dsp2 या sp2d हो सकता है. अगेन यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे फॉर द जेई एंड नीट वो dsp2 हाइब्रिडाइजेशन के केसेस को ही हम स्टडी करेंगे. तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में sp3 हाइब्रिडाइजेशन अगर होगी तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी, और अगर dsp2 होगी तो दैट इज़ गोइंग टू बी स्क्वायर प्लेनर. रिपीट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. देन वी हैव अ dsp3 और अ sp3d फॉर अ ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, और यहाँ पे स्क्वायर पिरामिडल भी हो सकता है आपकी NCERT के अकॉर्डिंगली. जो केस है दैट इज़ ओनली ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री. ओके, बट हमने कोऑर्डिनेशन नंबर 5 को एज सच डिटेल में नहीं पढ़ना है फॉर जेई एंड नीट. फिर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 यस हमें इसको डिटेल में पढ़ना है. ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन किसी भी तरह की हो ऑक्टाहेड्रल होगी, बट ज्योमेट्री की पॉसिबिलिटी हाइब्रिडाइजेशन की पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, d2 sp3 और sp3d2. ठीक है, तो अब याद रखना कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए sp3 अगर हाइब्रिडाइजेशन होगी तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी, dsp2 होगी तो दैट इज़ गोइंग टू बी स्क्वायर प्लेनर. कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 होगा तो sp3d2 या d2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है, बट आपकी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल ही होगी. ठीक है, सो ये इम्पॉर्टेंट है आपको याद रखना. नेक्स्ट हंड रूल अप्लाई करता है इलेक्ट्रॉन्स को नॉन बॉन्डेड ऑर्बिटल्स में, और अगर इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड प्रेजेंट होंगे इन कॉम्प्लेक्सेस में तो वहाँ पे पैरामैग्नेटिज्म को भी देखने में मिलेगी. इन प्रैक्टिस नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी मेजरमेंट्स, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है कि कैसे. आपको सिर्फ मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पता लगते हैं, और नॉन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे VBT बताता है हमको कि क्या ज्योमेट्री होगी, क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी. ओके, सो दिस हेल्प्स predict the geometry of the complex. In addition to a sigma bond, a pi bond can also be formed by the overlap of a filled suitable metal d orbital with a vacant ligand orbital. इसका मतलब ये है कि सबसे पहले तो ligand के पास एक lone pair of electrons होना चाहिए जो कि वो मेटल के साथ शेयर करेगा, और यहाँ पे जो बनेगा दैट इज़ गोइंग टू बी a sigma bond. बट उसके बाद ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मेटल अपने एक फिल्ड ऑर्बिटल को लाइगेंड के एक अनएम्प्टी ऑर्बिटल के साथ शेयर करे, और उसके बाद जो बनेगा दैट विल बी अ पाई बॉन्ड.
ठीक है। तो पहला बॉन्ड विल बी अ सिग्मा बॉन्ड, सेकेंड बॉन्ड जो कि मेटल इलेक्ट्रॉन्स शेयर जब करता है तो वो पाई बॉन्ड बन सकता है, ज़रूरी नहीं है हर केस में बनना। कहाँ पे जनरली हम देखते हैं, जहाँ पे मेटल आयंस लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है। हम इसको डिस्कस भी करेंगे जब हम मेटल कार्बोनिल्स के बारे में बात करेंगे एट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर, ठीक है। अब एप्लीकेशंस क्या हैं वीबीटी की, हम कहाँ कहाँ पे वीबीटी को यूज़ करने वाले हैं। सो सबसे पहले वीबीटी के बेसिस पे हम हाइब्रिडाइजेशन को देखेंगे, सेकंड हम ज्योमेट्री को डिटर्मिन करेंगे, मैग्नेटिक बिहेवियर की बात करेंगे कि मैग्नेटिक है वो डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक कब होता है, जब हमारे पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ना प्रेजेंट हो, और पैरामैग्नेटिक वो तब होता है जब एटलीस्ट एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। मैग्नेटिक मोमेंट को कैलकुलेट किया जा सकता है फ्रॉम द नंबर ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। सो म्यू दैट इज द मैग्नेटिक मोमेंट, दिस इज इक्वल टू √n इंटू n+2 बोहर मैग्नेटॉन, जहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। सो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 1 होगा तो 1 इंटू 3 का अंडर दैट इज √3। अगर 2 होंगे तो 2 इंटू 4 दैट इज √8 एंड सो ऑन, ठीक है। और यहाँ पे आप याद रख सकते हो कि जो वैल्यू निकल के आती है ना, तो जैसे अगर ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो √3 की वैल्यू इज़ 1.732, तो ये 1 आएगा बिफोर द डेसिमल पॉइंट। तो इस वैल्यू अगर आपको गिवन हो तो आप यहाँ से भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर खुद से ही बता सकते हो विदाउट सॉल्विंग, कि अगर 1 पॉइंट समथिंग है तो 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2 पॉइंट समथिंग है तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 3 पॉइंट समथिंग है तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सो नेक्स्ट वी हैव इज़ द कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। सो ये कलरलेस या कलर्ड हो सकते हैं। कलरलेस कब होंगे, जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 0 होगा, और कलर्ड जब एटलीस्ट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। ये कलर के अंदर आगे ब्लू कलर है, ग्रीन कलर है, पिंक कलर है, ये एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ये एक लिमिटेशन है वीबीटी की, जिसको कम सॉल्व किया CFT ने। वहाँ पे हम अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसे कंपाउंड्स के कलर्स भी डिफरेंट आते हैं, बट वीबीटी के बेसिस पे हम सिर्फ यही बता सकते हैं कि कंपाउंड कलरलेस होगा या वो कलर्ड होगा। नेक्स्ट हम यहाँ से अंडरस्टैंड करेंगे कौन सा कॉम्प्लेक्स एक लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है या एक हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। इसको बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना है आपको कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स वहाँ होता है जहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं उतनी स्पिन ज़्यादा होती है। सो लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस आर जहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कम है, और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस जहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ज़्यादा है। हम एग्जांपल्स में अंडरस्टैंड करेंगे कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस वो होते हैं जहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो DsP2 होगी फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 4, और D2sP3 होगी फॉर द कोऑर्डिनेशन नंबर 6। और सिमिलरली हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस में हम sp3 कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए देखेंगे, और sp3d2 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए देखेंगे। अब ये जो लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं या जहाँ पे आपने DsP2 को यूज़ किया, तो DsP2 का मतलब क्या है, D आगे लिखा है sp2 के, तो इसका मतलब है कि ये n-1 है, जबकि ये ns है और ये np है। सो यहाँ पे इनर शेल के d ऑर्बिटल्स को यूज़ किया जाता है, तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस को हम इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। सिमिलरली हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस में आउटर मोस्ट शेल के ही ऑर्बिटल्स को यूज़ किया जाता है, इसको हम आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस भी बोलते हैं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्वेश्चंस में इसको भूलना नहीं। लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस आर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस दे आर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। सो ये हम चीज़ें हैं जो कि वीबीटी के थ्रू याद रखेंगे कि हम इनको फाइंड आउट कर सकते हैं क्वेश्चन में, जहाँ पे आपको हाइब्रिडाइजेशन पूछी जाए, ज्योमेट्री पूछी जाए, उसका मैग्नेटिक बिहेवियर पूछा जाए, मैग्नेटिक मोमेंट पूछा जाए, कलर में सिर्फ कलर्ड या कलरलेस बताना हो, या आपको लो स्पिन हाई स्पिन बताना हो, इनर ऑर्बिटल आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस बताना हो, तो वो अब वीबीटी के बेसिस पे आंसर कर सकते हो, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि आपको वीबीटी के क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा, बट ये हमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड और वीक फील्ड लाइगेंड एक ऐसा कंसेप्ट है जो मिलता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से।
बट मैं इसको आपको पढ़ा इसलिए पहले रही हूँ क्योंकि अगर आपको ये पता है तो आपके लिए बीबीटी के क्वेश्चंस को करना 100% बिल्कुल सही होगा, आप गलत नहीं करोगे। सो हम पढ़ रहे हैं स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड लाइगेंड, बट ये हमको बताता कौन है कि कौन सा लाइगेंड एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है, वीक फील्ड लाइगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड का, वीक फील्ड लाइगेंड का मतलब क्या है, ये सब हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंदर अंडरस्टैंड करेंगे। अभी के लिए आप सिर्फ याद करोगे कि कौन सा लाइगेंड एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है, कौन सा लाइगेंड एक वीक फील्ड लाइगेंड है, और उसके बेसिस पे हम अपने क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर पाएंगे। अदरवाइज बीबीटी में बहुत सारी एजम्पशंस के बेसिस को ही इन सब चीज़ों को समझाया जाता है, ठीक है। सो आपकी ट्रिक नंबर 1, आपको याद रखना है कि अगर एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है तो वो कौन चीज़ है जो कि पेयरिंग करवा सकता है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड और वीक फील्ड लाइगेंड का मतलब क्या है। आप एक क्लासरूम में आप स्टूडेंट्स बैठे हो, ठीक है, उस क्लास के अंदर फॉर एग्जांपल ये 5 बेंचेस हैं, ठीक है, 5 बेंचेस पे इस तरीके से एक एक बेंच पे एक एक स्टूडेंट बैठा है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड एक स्ट्रॉन्ग टीचर की तरह है जो कि अपना डंडा लेकर आएगा और वो बच्चों को कहेगा चलो पेयर अप हो जाओ, सब लोग अलग अलग बेंचेस पे नहीं बैठो, इकट्ठे हो जाओ। तो अगर ये 5 बच्चे बैठे होंगे तो हम क्या करेंगे, 2 एक पे बैठ जाएंगे, 2 एक पे बैठ जाएंगे और एक अकेला रह जाएगा, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड का काम है कि अगर उसको पेयरिंग करवाने की ज़रूरत है, 2 बच्चों को एक बेंच पे बिठाने की ज़रूरत है और बेंच पे एक ही बच्चा बैठा है तो वो उसको डंडा दिखाएगा और बिठवा देगा। जबकि वीक फील्ड लाइगेंड वो नहीं करवा सकता, ठीक है, उसके पास डंडा नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप नहीं करवा पाएगा, ठीक है। सो स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड कौन है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड वो लाइगेंड है जो कि पेयरिंग करवा सकता है अगर ज़रूरत पड़े। अगर नहीं ज़रूरत तब नहीं करवाएगा, अगर उसको चाहिए है तो वह वो करवा देगा। मतलब अभी आप समझ जाओगे, अंडरस्टैंड करोगे अच्छे से। सो अभी आपको इतना याद रखना है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड पेयरिंग करवा सकता है इफ़ रिक्वायर्ड। और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड जनरली कौन सा लाइगेंड होता है जिसके अंदर जो डोनर है वो कार्बन है या वो नाइट्रोजन है, ठीक है। वीक फील्ड लाइगेंड जो पेयरिंग नहीं करा सकता, उसके पास डंडा नहीं है, ठीक है, और वहाँ पे जो डोनर एटम होता है वो जनरली कौन होता है, ऑक्सीजन और हेलोजन्स। ये ट्रिक नंबर 1 है, ठीक है। ट्रिक नंबर 2, मैं आपको एक कंप्लीट स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ जो कि आपको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में ही याद करनी थी वो भी बता रही हूँ कि आप यहीं से उसको याद करते हुए ही चलो कि कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन कम स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो उसके लिए मेरे पास ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है, एनसीईआरटी में गिवन है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में आपको पढ़नी ही है, हम सिर्फ उसको पहले पढ़ रहे हैं। वी विल बी स्टार्टिंग विद द वीकेस्ट फील्ड लाइगेंड फर्स्ट ऑफ ऑल, आयोडाइड, ब्रोमाइड, SCN-, Cl-, S2-, F-, हाइड्रोक्साइड आयन OX-, ऑक्सलेट आयन OX2-, मतलब ऑक्सलेटो, ठीक है। सो एक्वा दैट इज वाटर, NCS-, EDTA4-, अमोनिया EN, NO2-, CN- और CO कार्बोनिल। सो ये डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ से हमने अरेंज किए हुए हैं। इसको याद करने के लिए आप एक निमोनिक के थ्रू इसको याद कर सकते हो। एक बार सचिन, क्लास से फरार, ओह ऑक्स का पानी से प्यार, नाचते हुए उड़ता EDTA, अमोनिया अर्नड नाउ करेंसी कॉइन्स। एक बार सचिन, क्लास से फरार, ओह ऑक्स का पानी से प्यार, नाचते हुए उड़ता, अमोनिया अर्नड नाउ करेंसी कॉइन्स। सो इसके बेसिस पे आप कंप्लीट स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को या कौन सा लाइगेंड स्ट्रॉन्ग है एक का कंपैरिजन भी आप सीख सकते हो। और ये आपको याद करना है क्योंकि आपके जेईई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में इवन इनका ऑर्डर भी पूछा जा चुका है, तो आपको ये याद तो करने ही करने हैं। अगर मैं वीबीटी की स्पेसिफिकली बात करूं तो वीबीटी के क्वेश्चन सिर्फ इसके बेसिस पे हो जाते हैं कि कार्बन डोनर्स दे आर द स्ट्रॉन्गेस्ट, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन डोनर्स और फिर हेलोजन, ठीक है। सो ये दोनों स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड हैं और ये दोनों वीक फील्ड लाइगेंड है। नाइट्रोजन अमोनिया के केस में और ऑक्सीजन डोनर के केस में हम कुछ कुछ एक्सेप्शंस देखते हैं जो कि मेरी ट्रिक नंबर 3 में गिवन है, तो इनको भी अब हम याद करेंगे, ठीक है। ये तीनों याद करनी है ट्रिक्स, आपके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपके कोई भी क्वेश्चन को गलत ना होने से ये आपको बचाएंगी।
ठीक है। सो वीक फील्ड लाइगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड के लिए एक्सेप्शन नंबर 1 क्या है कि अमोनिया नाइट्रोजन एक डोनर है जब, तो वो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड होता है, बट 3 केसेस में ये एक वीक फील्ड लाइगेंड की तरह एक्ट कर सकता है व्हेन वी हैव Fe2+, Mn2+ एंड CO2+, ठीक है, 25, 26, 27 विद +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। नेक्स्ट ऑक्सीजन डोनर्स वे वीक फील्ड लाइगेंड होते हैं, जैसे कि ऑक्सलेट आयन है, वाटर है, तो उनके अंदर ऑक्सीजन डोनर एटम होता है, तो वो एक वीक फील्ड लाइगेंड की तरह एक्ट करते हैं। बट अगर CO3+ या Cu2+ इनको मिलेगा तो ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड की तरह एक्ट करेंगे, ठीक है। 2 एक्सेप्शंस। तीसरी एक्सेप्शन, अगर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है तो कोई भी लाइगेंड एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड होगा, प्लस अगर 4D या 5D सीरीज़ का मेटल है तो सब के सब लाइगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड होते हैं। मतलब जैसे कि प्लैटिनम है, पैलेडियम के कंपाउंड्स हैं, तो वहाँ पे क्योंकि वो 4D 5D सीरीज़ के मेंबर्स हैं तो उनके सामने हर एक लाइगेंड एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड ही होगा, ठीक है। सो ये 4 एक्सेप्शंस, स्ट्रॉन्ग फील्ड कौन है, वीक फील्ड कौन है, चाहे हमें पता तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से होता है, बट हमने उसको पहले याद कर लिया क्योंकि हमारे क्वेश्चन सॉल्विंग में वो बहुत हेल्प करने वाला है, ठीक है। सो अब अगर हम ये वाला पोर्शन देखें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का, तो इसके अंदर उन्होंने यही कहा है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जब लाइगेंड्स को इलेक्ट्रॉन पेयर देने हैं मेटल को, तो मेटल कौन से ऑर्बिटल्स को यूज़ करेगा, N-1d NsNp को, या NsNp और Nd ऑर्बिटल्स को यूज़ करेगा, और एक जितने उसको कोऑर्डिनेशन नंबर के अकॉर्डिंगली ऑर्बिटल्स खाली करने उतने होंगे, और उसके अकॉर्डिंगली ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर हमको ज्योमेट्रीज मिल जाएंगी, जो कि यहाँ पे गिवन है। मैंने आपको पहले भी सारी डिटेल में लिखवा ही दी है, और इसमें से हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही है, ठीक है, डन है। सो हम यूजेस ऑफ वीबीटी को अब अंडरस्टैंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। मैंने एग्जाम्पल वही लिए हैं जो कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में ही गिवन है, सो दैट कि जब आप उसको रीड करोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल भी हो सकती है और स्क्वायर प्लेनर भी हो सकती है। इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे इन 3 एग्जाम्पल्स के थ्रू, NiCN4 2-, NiCl4 2- एंड NiCO4, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो Cn साइनाइड आयन एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है, Cl हेलोजन का एटम वीक फील्ड लाइगेंड है, और CO ये भी एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है। और इनके थ्रू अब हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में वीबीटी हमें कैसे हेल्प करता है, ठीक है। सो NiCN4 में सबसे पहली चीज़ हमने देखा कि CN4 मतलब कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो हमको मेटल के कितने ऑर्बिटल खाली चाहिए हैं, हमको 4 ऑर्बिटल खाली चाहिए, ठीक है। तो या हमारी हाइब्रिडाइजेशन DsP2 होगी या हमारी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी, ये हमने पहले ही कोऑर्डिनेशन नंबर 4 को देखते हुए ही समझ लिया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारा लाइगेंड कैसा है। हमारा लाइगेंड साइनाइड आयन है जो कि एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड अगर ज़रूरत पड़ेगी तो पेयरिंग करा देगा, ये हमें याद रखना है। फिर उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे हमारे मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर, जो कि यहाँ पे निकल है, तो निकल का ऑक्सीडेशन नंबर हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कैसे करेंगे, सो आई विल नॉट वेस्ट टाइम। यहाँ पे निकल का जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा दैट इज़ गोइंग टू बी +2, राइट। सो इसका मतलब है कि अब हम नेक्स्ट काम क्या करेंगे, हम Ni2+ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। निकल इज़ 28, कॉन्फ़िगरेशन इज़ 4s2 3d8, यहाँ से बड़ा आसान होता है 2 और 8, ठीक है। 2 जाएंगे S में और 8 जाएंगे 3D में। सो Ni2+ इज़ गोइंग टू बी 3d8। 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से जाते हैं, सबसे पहले आउटर मोस्ट शेल में से जाते हैं। सो इस तरीके से अगर हम हंड्स रूल के हिसाब से 3d8 को लिखेंगे तो हमारी कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से बनेगी। पहले 5 आप एक सिंगली ऑक्यूपाई कराओगे, फिर आप पेयरिंग कराओगे, तो ये आपके पास इस तरीके से आ जाएगा। 4s 4p और 4d आपके पास खाली पड़े हुए हैं, राइट। सो हमारी पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन sp3 या dsp2 है। sp3 होगा तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी, dsp2 होगा तो ज्योमेट्री हमारी स्क्वायर प्लेनर होगी। बट अब कौन सी ज्योमेट्री होगी ये हमें कैसे पता लगेगा,
ठीक है। VBT हेल्प लेता है मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी से नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से फाइंड आउट करके, बट हमने स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड वीक फील्ड लाइगेंड सीख लिए हुए हैं तो हम उसके बेसिस पर ही करेंगे, ठीक है। सो sp3 पॉसिबल तब होता है, sp3 तब होगा जब हमारे पास 4s और 4p वेकेंट है और d खाली नहीं है, एक भी d ऑर्बिटल खाली नहीं है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जा सके। और dsp2 तब पॉसिबल होगा जब हमारे पास एक d ऑर्बिटल में एटलीस्ट एक d ऑर्बिटल तो वेकेंट हो, तभी dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। सो अब d ऑर्बिटल को खाली करना है। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो Ni2+ में सारे के सारे d ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे काम आएगा कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है या वीक फील्ड लाइगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे एक सिंगली ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल के अंदर पुश कर सकता है, उसको पेयर करवा सकता है और इस ऑर्बिटल को खाली करा सकता है। सो अब ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव करेगा तो आपके पास एक d s और 2 p खाली हो जाएंगे, तो यहाँ पे ये सारे के सारे हाइब्रिडाइज करेंगे और हमारे पास 4 dsp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आ जाएंगे जहाँ पे साइनाइड आयंस अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं और जो ज्योमेट्री बनेगी दैट इज गोइंग टू बी अ स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, ठीक है। सो समिंग अप इस केस को, यहाँ पे NiCN4 2- में हमने देखा हाइब्रिडाइजेशन इस dsp2 ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपके पास सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप हो गए, कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है नहीं, तो ये स्पीशी कैसी होगी, ये डायामैग्नेटिक होगी। मैग्नेटिक मोमेंट अगेन 0 आएगा क्योंकि देर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कलर इज गोइंग टू बी कलरलेस, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। दिस इज अ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्यों लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कोई इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है ही, अनपेयर्ड है ही नहीं। सो जहाँ पे भी dsp2 हाइब्रिडाइजेशन हुई तो उसने इलेक्ट्रॉन्स को पेयर करा दिया और स्पिन कम हो गई, ठीक है, इसलिए ये एक लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। और यहाँ पे क्योंकि इनर ऑर्बिटल का, इनर शेल का d ऑर्बिटल को यूज़ किया गया है, इसलिए इसको हम इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। सो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी और वो एक लो स्पिन और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है, क्लियर। सो नेक्स्ट वी हैव इज NiCl4 2-। सो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर अगेन 4 क्लोराइड आयन है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। अगर Cl का कैसा लाइगेंड है तो ये एक वीक फील्ड लाइगेंड है, हेलोजन्स वीक फील्ड लाइगेंड होते हैं, सो ये पेयरिंग नहीं करा सकता। नेक्स्ट आपने ऑक्सीडेशन नंबर अगेन निकल का कैलकुलेट करना है जो कि 2 ही आएगा। सो दिस इज Ni2+, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिर से 3d8 होगी। बट इस केस में जब आपने 3d8 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी, अब आप पेयरिंग नहीं करा सकते, तो हाइब्रिडाइजेशन में ऑर्बिटल कौन से यूज़ होंगे, s और p। सो वी विल हैव अ sp3 हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि हमको 4 ऑर्बिटल खाली चाहिए, एक s का और 3 p के हाइब्रिडाइज करके हमको 4 sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स देंगे जिनकी इक्विवेलेंट एनर्जी होगी। सो हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल विल बी sp3। ज्योमेट्री अगर sp3 होता है तो दैट इज टेट्राहेड्रल। सो इस तरीके से हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन होगी, राइट। सो NiCl4 2- में व्हाट वी हैव इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, पैरामैग्नेटिक। इट इज़ गोइंग टू बी बाय, क्योंकि अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, पेयरिंग तो हुई नहीं थी, तो वो 2 जो अनपेयर्ड थे वो अनपेयर्ड रह गए। तो दिस इज पैरामैग्नेटिक। मैग्नेटिक मोमेंट फॉर 2 इलेक्ट्रॉन्स यू कैन कैलकुलेट, दिस इज 2.45 जैसे मैंने आपको बताया। सो दिस इज 8। सो इसको यहाँ पे करेक्ट करके 8 लिख दो। सो दिस इज 2.45। सो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के लिए मैग्नेटिक मोमेंट इज 2 point something, ठीक है। द नेक्स्ट वी हैव इज कि ये एक हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड ही रह गए, सो ये हाई स्पिन है और आउटर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स यूज़ कर रहे हैं तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, और क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो ये एक कलर्ड स्पीशी होगी। नेक्स्ट वी हैव इज NiCO4। इसको अगेन थोड़ा ध्यान से और अच्छे से समझना इम्पॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा पूछा गया है।
ठीक है। सो कोऑर्डिनेशन नंबर आप देख रहे हो कि 4 कार्बोनिल हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है, इनफैक्ट ये स्ट्रॉन्गेस्ट है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपने देखा तो, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकल का, अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर निकल का कैलकुलेट करोगे तो ये क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि कार्बोनिल न्यूट्रल मॉलिक्यूल था। सो Ni इज 0। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकल की अब लिखनी है, Ni2+ की नहीं लिखनी, तो दैट इज गोइंग टू बी 4s2 3d8। तो आपको इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से अरेंज मिलेंगे अकॉर्डिंग टू द हंट्स रूल। सो 3d के अंदर 8, ये 4s के अंदर। अब यहाँ पे हम क्या करें, ना तो आप dsp2 कर पा रहे हैं क्योंकि d ऑर्बिटल खाली नहीं है, ठीक है। इनफैक्ट यहाँ पे तो s भी खाली नहीं है, ना तो dsp2 हो पा रहा है ना sp3। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो यहाँ पे रिमेंबर कि कार्बोनिल एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है, वो ये 4s के इलेक्ट्रॉन्स को भी 3d में पुश कर देता है, ठीक है। सो कार्बन मोनोऑक्साइड, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड, दिस पुशेस एंड कॉजेस 4s टू बी एम्प्टीड। तो 4s के इलेक्ट्रॉन्स 3d में टलेंगे। अब यहाँ पे dsp2 नहीं होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है, पर dsp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि d खाली नहीं है, जो खाली है वही हाइब्रिडाइज करेगा। तो हाइब्रिडाइजेशन इज गोइंग टू बी sp3, द ज्योमेट्री इज गोइंग टू बी टेट्राहेड्रल, ठीक है। सो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, और क्योंकि सारे 10 इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड अप हैं इसलिए ये डायामैग्नेटिक भी होगा, मैग्नेटिक मोमेंट 0 होगा, ये कलरलेस स्पीशी होगी, और ये एक आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन रहा है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स नहीं बन रहा, ठीक है। अब इन 3 को समझने के बाद मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स ना देके सिर्फ ये बताऊंगी कि अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D1 आ रही है, D2 आ रही है, D5 आ रही है, तो आपको उसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। सो हमारे पास 2 कैटेगरीज, एक वीक फील्ड लाइगेंड होता है, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड होता है, जो आपने सीख लिया कि कौन कौन सा है, ठीक है। अगर तो D1 है, कोऑर्डिनेशन नंबर है 4, आपके पास हाइब्रिडाइजेशन sp3 या dsp2, तो d1 खाली होना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे तुमको एक d खाली दिख रहा है, यहाँ पे भी d खाली दिख रहा है, तो अगर d1 खाली है ही तो प्रेफरेंशियल कौन सी होगी कि इनर ऑर्बिटल के d को ही यूज़ कर लिया जाए फॉर हाइब्रिडाइजेशन, हायर वाली को क्यों यूज़ करना है। सो D1 में वीक फील्ड लाइगेंड हो या स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड हो, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, dsp2। सिमिलरली D2 के अंदर भी खाली पड़ा है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, dsp2, इर्रिस्पेक्टिव कि वो लाइगेंड वीक फील्ड है या स्ट्रॉन्ग फील्ड है। D3 में भी खाली है, D4 में भी खाली है, तो इन सब केसेस में D1 से लेकर D4, इनफैक्ट D0 भी हो सकता है कोई आपके पास केस, तो D0 से लेकर D4 तक आपको dsp2 हाइब्रिडाइजेशन ही करनी है, चाहे वो लाइगेंड एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है, चाहे वो एक वीक फील्ड लाइगेंड है। हमारी कहानी शुरू होगी जहाँ पे D5 पे आएंगे, जहाँ पे आप देख रहे हो कि 5 ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब अगर एक वीक फील्ड लाइगेंड है वो पेयरिंग नहीं करा पाएगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगी, पर अगर एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड होगा तो वो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है जो कि यहाँ पे प्रेजेंट था उसको पुश कर सकता है, किसी एक ऑर्बिटल को पेयर करा सकता है इलेक्ट्रॉन्स को, और हाइब्रिडाइजेशन dsp2 होगी क्योंकि आपके पास ऑर्बिटल अब एक खाली मिल गया आपको, ठीक है। सो अब अगर हम D6 पे जाएंगे तो अगेन वीक फील्ड लाइगेंड के केस में क्या होगा कि खाली नहीं है, वो पेयरिंग भी नहीं करा सकता, तो sp3। बट यहाँ पे dsp2 ये वाला इलेक्ट्रॉन एक पेयर करा सकता है, तो अभी भी पॉसिबिलिटी है dsp2 हो जाएगा। D7 में भी इसी तरीके से sp3 और dsp2 होगा, ठीक है। सो आप देख सकते हो कि यो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, मैंने उसको यहाँ पे डाल दिया, येलो कलर से मार्क किया है कि ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे प्रेजेंट था, वीक फील्ड लाइगेंड उसको पेयर नहीं करा पाया, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड ने उसको पेयर करा दिया। जहाँ पे D8 पे जाओगे अगेन अभी भी पॉसिबिलिटी है कि ये वाले के अंदर एक है, ये वाला हम यहाँ पे पुश कर सकते हैं, पुश कर दिया तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड के केस में dsp2 होगा, वीक फील्ड के केस में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी और कॉरस्पॉन्डिंग उसकी ज्योमेट्री होगी। D9 में आप देख रहे हो कि अब यहाँ पे चारों ऑर्बिटल्स में 2-2 इलेक्ट्रॉन है। अब इस इलेक्ट्रॉन को कहाँ भेजोगे,
sp3 हाइब्रिडाइजेशन, है ना। बट ये एक स्पेशल केस है, आपको जो याद रखना है कि अगर एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड होगा तो ये एक इलेक्ट्रॉन को पुश किया जा सकता है इनटू द 4d, और फिर आप उसको 4d या 4p इनफैक्ट, क्योंकि आपको dsp2 करना है तो एक p भी खाली है तो आप इसको 4p में भेज सकते हो, और यहाँ पे अगेन फिर वो ऑर्बिटल खाली हो जाएगा और dsp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। सो इट कैन बी सेंट टू द हायर ऑर्बिटल, s में गया या p में गया, डज नॉट मैटर फॉर अस, ये dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। और यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी एक होगा, ये स्पीशी अभी भी पैरामैग्नेटिक होगी। ओके, देन d10 में सारे के सारे 10 इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं, तो कोई चॉइस नहीं, चाहे वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड हो चाहे वो वीक फील्ड लाइगेंड हो, पेयरिंग हो ही नहीं सकती, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी। ठीक है, अब ये समझा तो इसको फटाफट से एक शॉर्टकट की तरह याद कर लो कि अगर d0 से d4 है तो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड हो चाहे वीक फील्ड लाइगेंड हो, हाइब्रिडाइजेशन dsp2 ही होनी है। क्यों? क्योंकि एक d ऑर्बिटल खाली मिलेगा। d5 से लेकर d9 तक आपको पहले ऑर्बिटल खाली नहीं मिलता, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड पेयरिंग करा के खाली कराता है, तो dsp2 वीक फील्ड नहीं करा सकता, इसलिए sp3। और d10 का केस sp3 होगा, क्योंकि कोई ऑर्बिटल खाली है ही नहीं, ना कराया जा सकता है, इसलिए वीक फील्ड या स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड दोनों ही केस में हाइब्रिडाइजेशन इज गोइंग टू बी sp3। ठीक है, और ये बहुत आसान है याद रखना, 5 5 1 की तरह इसको याद कर लो। पहले 5 d0 से d4, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो वीक फील्ड हो, dsp2 हाइब्रिडाइजेशन हम लिखेंगे। अगले 5 के लिए d5 से d9 स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड में डिफरेंशिएट करेंगे, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो dsp2, वीक फील्ड है तो sp3, और d10 के अंदर जो मर्जी आ जाए sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही हम कराएंगे। डन है, समझ में आ गया आपको अच्छे से? चलो, सो नेक्स्ट हम मूव करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पे, जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है। इसको भी हम 2 NCERT के ही एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे, CONH363+ एंड COF63+। ठीक है, सो दिस इज F, सो दिस विल बी 3-। ठीक है, सो ये 3- होगा, तो यहाँ से कोबाल्ट 3+ निकलेगा, यहाँ पे भी कोबाल्ट 3+ निकलेगा। ओके, सो CONH3 में नाउ व्हाट यू कैन सी अगेन इस, सबसे पहले मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर चेक किया कि मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, फिर मैंने अपना लाइगेंड चेक किया, मेरा लाइगेंड एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है। ठीक है, और जब अमोनिया हो तो आपको हमेशा याद रखना है, मेरी एक्सेप्शंस भी, कि आपको ये भी चेक करना है कि मेटल कौन है। अगर Mn2+, Fe2+ या CO2+ होगा तो उस केस में ये एक वीक फील्ड लाइगेंड की तरह एक्ट करता है, बट यहाँ पे कोबाल्ट 3+ में है तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह ही एक्ट करेगा। ठीक है, सो ऑक्सीडेशन नंबर अब अगर आप कोबाल्ट का कैलकुलेट करोगे, सो दिस इज 3+। सो ये मैं नहीं करा रही हूँ, आई होप आप लोगों को आता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोबाल्ट 27 4s2 3d7 होता है, 3 इलेक्ट्रॉन्स ये लूज़ करेगा 3+ बनने के लिए, तो 2 ये और एक यहाँ से, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़ 3d6। तो 3d6 किस तरीके से होगा? d ऑर्बिटल्स के अंदर एक पेयर्ड और 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। अब हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल क्या है? d2sp3 हो या sp3d2 हो। d2sp3 के लिए आपको ये 2 ऑर्बिटल्स खाली चाहिए। ये कौन करा सकता है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड ही करा सकता है। हमारा लाइगेंड कैसा है? अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो वो इनको डंडा मार के मूव करा सकता है, बशर्ते क्या होगा कि ये यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, 2 खाली कराने हैं हमको। ठीक है, सो जब आप इसको खाली कराओगे तो आपके पास ये 6 पेयर अप हो जाएंगे, ये d2 खाली और s और p3 खाली हो जाएंगे। सो दिस विल मेक अप d2sp3 के 6 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, जिसके अंदर लाइगेंड अपने इलेक्ट्रॉन पेयर देगा। ज्योमेट्री एनी केस इट इज़ गोइंग टू बी ऑक्टाहेड्रल, और क्योंकि ये सारे के सारे अब पेयर हो गए, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो मैग्नेटिक मोमेंट इज़ गोइंग टू बी 0। ये कलरलेस कंपाउंड भी होगा, और यहाँ पे d स्पिन कम हो गई है ना। पहले यहाँ पे कितने थे? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे, अब कोई भी नहीं बचा। सो दिस इज़ अ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स एंड दिस इज़ ऑल्सो अ इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है COF63-। सो यहाँ पे फ्लोराइड
एक वीक फील्ड लाइगेंड है, बस ये पेयरिंग नहीं कराएगा, बाकी सब कुछ तो सेम ही रहेगा। सो ऑक्सीडेशन द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6, दिस इज द वीक फील्ड लाइगेंड। CO3 प्लस हमारा मेटल आयन होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D6 की होगी, बस अब ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। हमको अब अगर हाइब्रिडाइजेशन करवानी है तो 4s4p और इसके आगे के 4d को यूज़ करना पड़ेगा उसके 2 ऑर्बिटल्स को। सो हमारे पास sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड 6 ऑर्बिटल्स आएंगे, जिसके अंदर आपके मेटल को लाइगेंड्स जो है 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स देंगे और ये 4d के 3 ऑर्बिटल जो हैं कि वो अनहाइब्रिडाइज्ड रह जाएंगे। ठीक है, सो हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d2, ज्योमेट्री विल बी ऑक्टाहेड्रल। और क्योंकि यहाँ पे अब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 3d में पड़े हुए हैं, ये कौन से हैं sp3d2 के, 3d में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं, सो ये पैरामैग्नेटिक होगा। मैग्नेटिक मोमेंट 4 × 6 का अंडर रूट करोगे, सो दिस यू आर गोइंग टू गेट एज 4.89। सो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 4 पॉइंट समथिंग की वैल्यू, जैसे मैंने आपको बताया। दिस इज़ अ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। आउटर ऑर्बिटल के आउटर ऑर्बिटल्स को यूज़ किया जाता है, तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एंड दिस विल बी अ कलर्ड कंपाउंड। ठीक, आई होप दिस इज़ क्लियर। आपको अब समझ में आ रहा है कि हमको किस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना है। अब इसके भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के भी सब केसेस को देख लेते हैं। अगर हमको D2 खाली चाहिए तो 2 खाली ऑर्बिटल चाहिए। ठीक है, सो अगर मेरे पास D1 है या D0 है, आपको 2 ऑर्बिटल खाली मिलेंगे, तो वीक फील्ड लाइगेंड हो या स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड हो, D2sp3 हो सकता है। सिमिलरली D2 के अंदर भी 2 ऑर्बिटल खाली, तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, D3 में भी 2 ऑर्बिटल खाली, तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सो D0 से लेके D3 तक चाहे एक लाइगेंड एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है या एक वीक फील्ड लाइगेंड है, हाइब्रिडाइजेशन विल बी D2sp3। बट जब आप D4 में जाओगे तो अब आपके पास एक ही खाली है D, तो अब आप वीक फील्ड लाइगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड को चेक करोगे, और अगर वीक फील्ड लाइगेंड है तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। अगर D2sp3 है तो वो इलेक्ट्रॉन को पुश करके पेयर करा देगा, 2 ऑर्बिटल्स को खाली कर लेगा D2sp3। D5 के केस में यहाँ पे तो 2 ऐसे ही रहेंगे, बट D2sp3 कब होगा, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड उसकी पेयरिंग करा देगा। D6 में अगेन sp3d2 फॉर अ वीक फील्ड लाइगेंड और D2sp3 फॉर अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड, उसने 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप करा दिया और 2 ऑर्बिटल्स हमारे पास खाली हैं। ठीक है, इनको यूज़ कर लिया जाएगा। नेक्स्ट हमारा D7 का केस आया। D7 के केस में आप अगर पेयरिंग कराओगे भी तो ये यहाँ पे आएगा, तो एक D खाली बचा, तो हम यहाँ पे अगेन क्या सोचेंगे कि sp3d2 ही हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो यहाँ पे अगेन व्हाट यू हैव टू, सॉरी ये वाला D7 का एग्जाम्पल, सो यहाँ पे भी अगेन दिस विल गो इनटू अ हायर ऑर्बिटल, ये वाला, और उससे ये खाली हो जाएगा। ठीक है, बट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक फिर भी बचेगा, वो आपको याद रखना है। D7 इज अगेन अ स्पेशल केस फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 6, जैसे कि D9 एक स्पेशल केस था कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए। D8 का केस अगर अब आप देखोगे तो आपके पास यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, आप इन 2 को आगे हायर ऑर्बिटल्स में नहीं भेज पाओगे, इसलिए चाहे वो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड हो या वीक फील्ड लाइगेंड हो, हाइब्रिडाइजेशन D8 ऑनवर्ड्स, D8, D9, D10 में चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है या वीक फील्ड लाइगेंड है, sp3d2 ही होगी। ठीक है, सो व्हाट इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी, कैसे याद रखना है। D0 से D3 लाइगेंड स्ट्रॉन्ग है या वीक है, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हम कराएंगे। D4 से D7 अगर वीक फील्ड लाइगेंड है तो sp3d2, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है तो D2sp3, और D8 से D10 तक sp3d2 ही हाइब्रिडाइजेशन होगी। सो इसका मैजिक नंबर क्या है, 443। ठीक है, D2sp3 फॉर ऑल 4 फर्स्ट, अगले 4 के लिए वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड डिवाइड करेंगे और उससे अगले 3 के लिए sp3d2। ठीक है, सो ये 2 नंबर्स के हिसाब से आप इनको फटाफट से स्प्लिट करना। हम अभी एग्जाम्पल्स करेंगे जेई और नीट के क्वेश्चन में, वहाँ पे हम इन ट्रिक्स को यूज़ करके क्वेश्चंस को फटाफट से सॉल्व करेंगे। ठीक है, और मेरी एक्सेप्शंस प्लीज़ याद रखना, अमोनिया की ऑक्सीजन डोनर जब हो, मेटल अगर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, या 4d या 5d का मेटल हो।
ठीक है, सो ये आपको याद रखना। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बिफोर कि हम क्वेश्चंस पे आएँ, अगर हमारा कॉम्प्लेक्स एक होमोलेप्टिक है तो आपको पता है कि वो लाइगेंड एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है या वो एक वीक फील्ड लाइगेंड है। बट हमारे कॉम्प्लेक्सेस तो ऐसे भी होते हैं जहाँ पे 2 तरह के, 3 तरह के, 4 तरह के लाइगेंड्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो वहाँ पे जहाँ पे हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस हैं, आपको एक चीज़ को याद रखना है, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है और आपके पास 3 या 3 से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है तो पेयरिंग अकर करेगी। मतलब अगर आपके पास 2 वीक फील्ड लाइगेंड है या 1 वीक फील्ड लाइगेंड है तो आप उसके अंदर 3 या 3 से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड, आप उसको स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह ही मानोगे, वीक फील्ड वालों को भी, ठीक है। बट अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और 2 या 2 से कम स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड प्रेजेंट है तो पेयरिंग नहीं होगी। मेरा सिंपल मीनिंग ये है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आधा क्या हुआ, 3, ठीक है। सो 3 स्ट्रॉन्ग फील्ड है और 3 वीक फील्ड है तो पेयरिंग करवानी है। 3 से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो ऑब्वियसली पेयरिंग कराओगे। बराबर भी नंबर है स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड का तो उस केस में आप पेयरिंग कराओगे अगर 3 स्ट्रॉन्ग फील्ड प्रेजेंट है। अगर 4 वीक फील्ड हो जाएंगे तो ऑब्वियसली आप पेयरिंग नहीं कराओगे, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है और दोनों का नंबर 2-2 है, 2 अमोनिया है 2 क्लोराइड है, ठीक है, उस केस में आप पेयरिंग नहीं कराते हो, उसको आप एक वीक फील्ड लाइगेंड की तरह ट्रीट करोगे। जस्ट रिमेंबर दिस इम्पॉर्टेंट ट्रिक, ठीक है। सो नाउ रीडिंग द NCERT पार्ट। सो आज मैं NCERT नहीं रीड कर रही हूँ क्योंकि मैंने ये सब चीज़ें आपको एक्सप्लेन बहुत अच्छे से डिटेल में कर ही दी हैं। सो मैं इनको दोबारा से नहीं रीड करूँगी, यू कैन रीड देम। हमने एक एक चीज़ को आज अच्छे से पढ़ा है तो वो एक इंटायरली आपके टाइम का वेस्टेज होगा अगर मैं अब इनको रीड करूँगी। तो अब मैं यहाँ पे जो रीड करना चाहूँगी, जो आपको बताना चाहूँगी वो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हमने पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक को अंडरस्टैंड कर लिया, नंबर ऑफ अनपेयर्ड के अकॉर्डिंगली मैग्नेटिक मोमेंट को भी अंडरस्टैंड कर लिया। यहाँ पे ये एग्जाम्पल्स गिवन है 1, 2, 3, 4, 5 और 6। मैंने इनको यहाँ पे नीचे आपके लिए लिख दिया है। ये आपका होमवर्क है। बिफोर आप ये जेई और नीट के क्वेश्चंस को करना शुरू करो मेरे साथ, आप इन सब को जिस तरीके से हमने कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के कॉम्प्लेक्सेस को सॉल्व किया है, ये इनफैक्ट सारे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले कॉम्प्लेक्सेस हैं, आप इनके अंदर चेक करो D2sp3 है या sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है, डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है। ये सब चीज़ें आप खुद से पहले प्रैक्टिस करो और फिर ही अब आप जेई और नीट के क्वेश्चंस को करना शुरू करना, ठीक है। पहले जो कुछ हमने किया, नोट्स बनाए, उसको रिवाइज़ किया, इन क्वेश्चंस को किया और फिर उसके बाद हम जेई और नीट के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। तो आप यहाँ पे एक पॉज लेना, ठीक है, डन है। चलो, सो मेरा ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 5.7 ऑफ दैट इज MnBr4, ठीक है। सो आपके पास है MnBr4 2-, ठीक है। इसमें अब आप देख रहे हो कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 है। उसने हमको बताया है कि इसमें जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसकी वैल्यू 5.9 है। इसका मतलब है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो की है 5, ठीक है। हमें यहाँ पे ब्रोमीन से भी पता लग रहा है कि वो एक वीक फील्ड लाइगेंड है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हो, या यहाँ पे जिस तरीके से BBT यूज़ करता है विदाउट इवन यूजिंग कि वो वीक फील्ड लाइगेंड है या स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है, तो उसने हमको मैग्नेटिक मोमेंट के थ्रू समझाने की कोशिश की है यहाँ पे। तो आपके पास Br4 है एंड 5 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। आप इसका मैंगनीज का अगर ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करोगे, सॉरी, सो दिस इज़ गोइंग टू बी Mn2+, ठीक है। Mn2+ मतलब कि कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, 3d5। अगर ये 3d5 आएगा तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। तो ये 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब कि पेयरिंग नहीं हुई है। अब अगर पेयरिंग नहीं हुई है, राइट, सो सॉरी फॉर द कॉल, ओके, सो हमारी यहाँ पे पेयरिंग
नहीं हुई है तभी ये 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। मतलब कि ये लाइगेंड कैसा है, वीक फील्ड लाइगेंड, जो हमने ऑलरेडी वीक फील्ड लाइगेंड्स को पहले ही सीख लिया है तो हमको पता लग गया, ठीक है। अब ये एक वीक फील्ड लाइगेंड है, पेयरिंग नहीं हो रही है, तो इसका मतलब सिंपली क्या होगा, हमारी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3, और हमारी शेप क्या आएगी मॉलिक्यूल की, टेट्राहेड्रल, जो कि यहाँ पे गिवन है कि दिस इज गोइंग, इट कैन बी टेट्राहेड्रल, इट कैन बी स्क्वायर प्लेनर, बट यहाँ पे क्या है, वो एक टेट्राहेड्रल है क्योंकि 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। सो अब हम चलते हैं इसकी लिमिटेशंस को फटाफट रीड कर लेते हैं। तो मैंने उनको नहीं लिखा, आप अपने नोट्स में उसको एज इट इज़ लिख सकते हो कि ये वीबीटी बहुत सारे एजम्पशंस के ऊपर चलती है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड लाइगेंड का दोस्तों कंसेप्ट दिया ही नहीं था, जो कि यहाँ पे लास्ट पॉइंट की तरह गिवन भी है, और मैंने आपको बार बार बताया है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड लाइगेंड हमको कंसेप्ट जो था वो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से ही मिलेगा, हमने सिर्फ उसको पहले याद किया है। सो इट डज नॉट गिव एनी क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ द मैग्नेटिक डेटा, ये कलर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कौन सा ज़्यादा स्टेबल है कम स्टेबल है ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता, CFT में हम उसको भी सीखेंगे। फिर उससे हमें ये क्लियरली पता नहीं लगता कि टेट्राहेड्रल होगा या स्क्वायर प्लेनर होगा, अगेन क्योंकि हमने स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड वीक फील्ड का कंसेप्ट सीख लिया है, इसलिए हमको पता है कि कौन सा टेट्राहेड्रल होगा कौन सा स्क्वायर प्लेनर होगा, राइट। सो नाउ यू आर रेडी टू डू द JEE एंड नीट PYQs। सो मेरा सजेशन, सबसे पहले आप खुद से क्वेश्चन करना और फिर आप उसका सोल्यूशन मेरे साथ समझना। ये JEE 2026 के मैंने यहाँ पे पहले अप्रॉक्सीमेटली 5 क्वेश्चन डाले हैं, फिर 2 नीट के 2026 के क्वेश्चन डाले हैं, एक नीट 2026, एक रीनीट 2026 और एक JEE 2025 का क्वेश्चन डाला, क्योंकि मुझे वहाँ पे कुछ आपको एक्स्ट्रा सिखाना था, ठीक है, डन। सो लेट अस लुक एट द क्वेश्चन। आपके पास यहाँ पे आपके पास 4 कॉम्प्लेक्सेस गिवन है, आप क्वेश्चन रीड कर सकते हो आराम से, ओके। सो ये आपके पास 4 हैं, इसमें आपको हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री और मैग्नेटिक फीचर्स गिवन है, आपको चेक करना है कि इनमें से किसके सही मैचिंग हो रही है और उसमें से कौन सी ऑप्शन आपकी करेक्ट बनती है, ठीक है। सो पहले पॉज करो और फिर उससे क्वेश्चन को आंसर देखना। सो आई होप आप लोगों ने कर लिया। तो अब हम इसको जल्दी से फटाफट कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने कुछ चीज़ें ऑलरेडी लिख दी है सो दैट वी कैन सेव टाइम। सो NiCl4 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, क्लोराइड एक वीक फील्ड लाइगेंड है इसलिए पेयरिंग नहीं कराएगा, और Ni2+ होगा जिसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D8 आएगी। जब ये 3D8 आएगी तो आप इसको 3D8 को इस तरीके से ड्रॉ भी कर सकते हो, ठीक है। बट मुझको यहाँ पे क्या बताना है, यस मुझे पैरामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक बताना है, तो मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेती हूँ। अदरवाइज मैं सिर्फ इसको कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और मेरी ट्रिक क्या थी 5, 5 और 1, ठीक है। और उसमें ये क्या था D0 से लेके D4 तक, फिर उसके बाद D5 से लेकर D9 तक, और ये मेरा D10 है, ये D8 है। तो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है कि ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड का केस है या वीक फील्ड लाइगेंड का केस है। तो ये एक वीक फील्ड लाइगेंड है, पेयरिंग नहीं होगी। अगर पेयरिंग नहीं होगी तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी और मेरा कॉम्प्लेक्स जो है वो टेट्राहेड्रल होगा। तो ये 2 चीज़ें तो आप सिर्फ यहाँ से ही बता सकते हो। हाँ, अगर आपको पैरामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक बताना है तो ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू सी कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये आपके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो दिस इज़ गोइंग टू बी पैरामैग्नेटिक, ठीक है। सो हमारी पहली चॉइस sp3 टेट्राहेड्रल और पैरामैग्नेटिक, दिस इज़ करेक्ट। नेक्स्ट हम NiNH362+ पे गए, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आया। अमोनिया एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है और मेरी एक्सेप्शन भी नहीं है, निकल है यहाँ पे, कोबाल्ट मैंगनीज या आयरन का 2+ नहीं है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D8 है। तो 3D8 मेरा अगेन सेंटर वाला केस है, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड अगर होगा तो मेरी हाइब्रिडाइजेशन DsP2 हो जाएगी, सॉरी ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। सो इट इज़ गोइंग टू बी D2sp3। सो D2sp3 है ये, और सो D2sp3 होगा। ज्योमेट्री तो इसकी ऑक्टाहेड्रल होनी ही है, और अब 8 आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओहो, सो हम लोगों ने 8 इलेक्ट्रॉन्स लिखे, तो अब हमको याद आया ये,
कि हमें तो 2 चाहिए थे। तो अब हमारी 6 के लिए ट्रिक क्या थी? 6 के लिए ट्रिक तो हमारी 443 थी। 443 में इसका मतलब क्या है? D0 से D3 था, फिर हमारा D4 से लेके D7 था और D8 था। तो D8 अगर आपके पास है, आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ रहा है, तो यू कैन स्ट्रेट अवे राइट दिस एज sp3d2। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। सो हमारे पास आप ये यूज़ नहीं कर सकते हो, सो इसलिए ये वाले इलेक्ट्रॉन्स कैसे रहेंगे? ये ऐसे ही रहेंगे। सो दिस इज़ गोइंग टू बी पैरामैग्नेटिक। सो NiNH3 6 2 plus is sp3d2 octahedral and paramagnetic। sp3d2 octahedral and paramagnetic, this is correct। ठीक है, समझ में आ गया। सो नेक्स्ट हम चलते हैं NiCO4 पे। तो ये तो हमने ऑलरेडी डिटेल में एक्सप्लेन किया ही हुआ है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है और Ni04s23d8 था। श्योर ये 10 इलेक्ट्रॉन है और ये 10 के 10 यहाँ पे चले जाते हैं और हाइब्रिडाइजेशन sp3 टेट्राहेड्रल बट डायामैग्नेटिक। सो लेट अस चेक दिस ऑल्सो। sp3 टेट्राहेड्रल, इट इज रिटन पैरामैग्नेटिक, सो ये हमारी चॉइस गलत हो जाएगी। नेक्स्ट हम चलते हैं NiCN4 2-। अगेन इसको तो हमने एग्जाम्पल्स में किया हुआ है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है, 3d8 है। 3d8 है, हमारे को एक ही डी खाली चाहिए है, 8 इलेक्ट्रॉन्स 4 डी के ऑर्बिटल्स में भर ही जाएंगे। सो वेल दिस इज गोइंग टू बी डायामैग्नेटिक। ठीक है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और हमारा D8 है, तो ये आप इसको DsP2 लिख ही सकते हो और ये स्क्वायर प्लेनर होगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं। सो DsP2 स्क्वायर प्लेनर एंड डायामैग्नेटिक, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। इसका मतलब सिर्फ सी चॉइस जो थी वो गलत है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज़ ABD, दैट इज़ आंसर नंबर D। अगर आप लोगों का भी ये सही आया तो व्हाट यू नीड टू डू इज़ गिव अ हार्ट टू मी एंड टू योरसेल्फ। हमने कंसेप्ट को सीख लिया है। ठीक है, चलो। सो वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन अ दिस इज़ अ JEE क्वेश्चन, JEE 2026 का क्वेश्चन। ठीक है, सो यहाँ पे अब इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है? आपको मैग्नेटिक मोमेंट को चेक करना है कितना है। सो यहाँ से आप पहली चीज़ जो अंडरस्टैंड कर सकते हो फ्रॉम द क्वेश्चन कि यहाँ पे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज़ व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। ठीक है, सो हम इन फटाफट कॉम्प्लेक्सेस को एक बार ही देख लेते हैं। CrH2O6 में कोऑर्डिनेशन नंबर है 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और यहाँ पे लाइगेंड इज़ वाटर, सो दिस इज़ अ वीक फील्ड लाइगेंड। यहाँ पे ऑक्सीजन डोनर है, ऑक्सीजन डोनर के साथ आपको क्या याद रखना है? CO3+ और Cu2+ के साथ वाटर इज़ गोइंग टू एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड, जो कि यहाँ पे नहीं है। मैं सिर्फ आपको बार बार रिपीट कराती रहती हूँ कि आप भूलो नहीं। और क्रोमियम की यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ गोइंग टू बी 2+, सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी वो है 3d4। 3d4 का मतलब वीक फील्ड लाइगेंड तो पेयरिंग तो नहीं कराएगा। अगर पेयरिंग नहीं कराएगा तो क्या करेगा? आपको 2 ऑर्बिटल खाली चाहिए है। अगर 2 ऑर्बिटल खाली चाहिए हैं तो व्हाट इज़ इट गोइंग टू बी? आप सिंपली कोऑर्डिनेशन नंबर 6 लिखा तो आप इसको कैसे लिख लो? 4, 4 और 3। ठीक है, सो 4, 4, 3 वॉज D0 to D3, दिस इज D4 to D7 और ये क्या है? D8 से लेके D10 तक। ठीक है, सो D4 मेरा कहाँ पे आया? अब मेरा लाइगेंड वीक फील्ड लाइगेंड है, तो सिंपली इट हैज़ टू बी sp3d2, पेयरिंग नहीं होनी है। सो आपके पास यहाँ पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अगर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा? ये वाली चॉइस बन जाएगी। सो क्रोमियम के लिए चॉइस
ये बनेगी A का 3। अगर आप चॉइसेस को चेक करोगे तो सिर्फ D चॉइस है जिसमें A 3 है। सो आपका आंसर पहली ही चॉइस पे आप पता लगा सकोगे। वेल आपको बाकी के सबको भी यस प्रैक्टिस करना है, ठीक है। सो आप प्रैक्टिस खुद से कर सकते हो। कोऑर्डिनेशन नंबर, वीक फील्ड लाइगेंड, और ये 3D7 है, ये मैंने ऑलरेडी लिख दिया, ठीक है। सो अगेन आप सिर्फ ट्रिक पे जाओ, ये 3D7 है। अगर वीक फील्ड लाइगेंड है sp3d2 होगा, sp3d2 होगा तो इसके अंदर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे। सो D7 कैसे बनाओगे? इस तरीके से 5 और 2 7, इसका मतलब है 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। सो 3 पॉइंट समथिंग वाली वैल्यू आएगी। यहाँ पे कॉपर 2+ अगर देखोगे तो कॉपर 2+ में वाटर, याद रखना कि ये एक वीक फील्ड लाइगेंड नहीं है, ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है, बट कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रही है? 3D9। अगर 3D9 आ रही है तो 3D9 के लिए तो आपको कुछ देखना ही नहीं है, स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड देखना ही, फ़र्क ही नहीं पड़ता अपने को, बोझ ही नहीं लेना। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। अगर sp3d2 आएगी तो इसका मतलब है 9 इलेक्ट्रॉन, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो 1 पॉइंट समथिंग की वैल्यू आएगी। और मैंगनीज में अगेन दिस इज 6। व्हाट इज द वीक फील्ड लाइगेंड? ये 3D5 है, 3D5 है तो 3D5 वीक फील्ड लाइगेंड, तो ये 5 आएगा, तो 5 पॉइंट समथिंग विल बी द वैल्यू। आपका जो करेक्ट आंसर है वो ये है। आई होप मैंने आपको समझा भी दिया, हमने इसको फटाफट से कर भी लिया, ठीक है, समझ में आ गया। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द ट्रांजिशन मेटल आयंस। आई होप कि आप इसको पॉज कर लेते हो और आप पहले खुद से सोल्यूशन देख लेते हो, ठीक है। सो Mn3+, Cr3+, Fe3+ और कोबाल्ट 3+ हैं जो कि एक लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। तो हमें ये समझ होनी चाहिए कि लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है। सो आई होप आप लोगों को पता है कि लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि जो मेरा इनके साथ लाइगेंड लगा हुआ है वो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है जो कि पेयरिंग करा सकता है, ठीक है, इसलिए स्पिन जो आएगी वो कम आएगी। फाइन। सो अब आपको इसके अंदर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को खोजना है। सो अगेन आपको सबसे पहले आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है क्योंकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है और ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड का केस है। आप उस तरीके से मैंगनीज 3+ का इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ढूंढोगे, ये 3D4 है। 3D4 के केस में अब आपके पास क्या होगा? अगेन यहाँ पे लिख लो, D0 से D क्या था हमारी ट्रिक? हमारी ट्रिक थी 443 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। फिर D4 से लेकर D7 तक, D8 से लेकर D10 तक, ठीक है, ये 3D4 है। सो 3D4 के लिए इट इज़ गोइंग टू बी D2sp3, ठीक है। तो D2sp3 आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, मुझे ये 2 ऑर्बिटल्स को खाली रखना है, बाकी के अंदर 4 भर देने हैं। पहले 1 भरा, 2 भरा, 3 भरा और इस वाले को पेयर करा दिया, ठीक है। अगले के अंदर ये 3D3 है, 2 खाली छोड़ने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, आप इस तरीके से कर लोगे, ठीक है। अगले में 3D5 है, 3D5 के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, बट आपकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होनी है? D2sp3। D2sp3 में 5 इलेक्ट्रॉन को भरना है, 2 ऑर्बिटल को खाली छोड़ना है, 5 इस तरीके से भर डालो, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग राइट। और इससे आपको नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट करना होगा। तो 3D6 है, तो 3D6 के अंदर आपके पास ये 6। सो कोबाल्ट के अंदर 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, आयरन वाले केस में 1 इलेक्ट्रॉन, क्रोमियम के केस में 3 और मैंगनीज के केस में 2। सो सबसे ज़्यादा किस्में हैं क्रोमियम के अंदर, तो क्रोमियम वाली चॉइस हमारे पास 2 है। और फिर उसके बाद मैंगनीज और आयरन है, तो मैंगनीज में 2 है, आयरन में 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी बी चॉइस, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा है, इजी सा हो गया ना, मुश्किल कुछ नहीं रहा। ऑलराइट, सो द आंसर इज बी चॉइस। नेक्स्ट अब हमारे पास क्या है? 2 स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। पॉज करो क्योंकि यहाँ पे आपको कितने 1 2 3 4 5 एग्जाम्पल्स गिवन है। जेई के अंदर और नीट में बेसिकली यही फ़र्क है कि आपको ज़्यादा चीज़ों पे टेस्ट कर लिया जाता है क्योंकि आपको पर क्वेश्चन दिस इज़ गिविंग मोर टाइम, ठीक है। उधर 45 क्वेश्चन, इधर 25 क्वेश्चन, दैट इज़ द डिफरेंस। बाकी इनमें से कोई भी एक को उठा के आपको नीट की साइड पे भी पूछा जा सकता है, तो आपको सबको ये क्वेश्चंस तो करने हैं। तो ये 5 हैं,
पांचों के अंदर आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर फाइंड आउट करके बताना है कि क्या MnH2O6 2+ में सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं या नहीं है। स्टेटमेंट नंबर 1। स्टेटमेंट नंबर 2 में आपके पास ये 3 पेयर्स गिवन है। केसेस हम ऑलरेडी कर चुके हैं अपने NCERT के एग्जाम्पल्स को करते हुए। आपको बताना है कि इनमें क्या 2 ग्रुप्स हैं जो कि डायमैग्नेटिक स्पीशीज़ को होल्ड करते हैं। ठीक है, तो चलो कर लिया। ओके, सो लेट अस क्विकली टेस्ट दिस ऑल्सो। सो पहला CuNH3 2+। सो मेरे पास ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है, कोऑर्डिनेशन नंबर मेरा 4 है, कॉन्फ़िगरेशन 3D9 है। 3D9, सो मैं यहाँ पे फटाफट कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे क्या लिखती हूँ, 5, 5 और 1। अगर मेरे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है तो पहले केस में तो आपके पास DsP2 होता है, अगले 5 के लिए भी DsP2 ही होगा, सिर्फ लास्ट वाला D10 वाला sp3 होता है। ठीक है, सो मेरे पास 9 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 9 इलेक्ट्रॉन आते कैसे हैं, इस तरीके से एक, बट मुझको इसके अंदर करना क्या है, DsP2, तो एक मुझको हायर ऑर्बिटल्स में भेज देना है, ये आगे चला जाएगा इसको खाली करने के लिए। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इज गोइंग टू बी 1। NiEn थ्राइस 2+, कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। मेरी ट्रिक क्या यूज़ करेंगे, 4, 4, 3, D0 से लेकर D3, D4 से लेकर D7 और D8 से लेकर D10। Ni2+ अगर आप देख रहे हो तो ये 3D8 है। अगर ये 3D8 है तो मुझे स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड लाइगेंड देखने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं ये बता सकती हूँ कि यहाँ पे मेरी हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 ही होगी। ठीक है, अगर sp3d2 होगी तो आप 8 इलेक्ट्रॉन नॉर्मल तरीके से भर सकते हो, आपके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। मेरा अगला एग्जाम्पल NiNH3 2+। सो कोऑर्डिनेशन नंबर 4, अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड, Ni2+ इज 3D8, 5, 5, 1 स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है, पेयरिंग करवाएगा। पेयरिंग करा के 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, एक ऑर्बिटल खाली छोड़ना है, सो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इज 0। MnH2O6 2+, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, वीक फील्ड लाइगेंड है और Mn2+ 3D5 है। वीक फील्ड लाइगेंड के केस में 3D5 क्या था हमारे पास, 4, 4 और 3। D5 कहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पे लाई करेगा। सो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन ही होनी है, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। सो आपके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। सो सबसे ज़्यादा इज़ प्रेजेंट इन MnH2O6। सो स्टेटमेंट नंबर 1 कहती थी कि क्या MnH2O6 में सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, यस हैं। सो स्टेटमेंट नंबर 1 इज़ करेक्ट। ओके, स्टेटमेंट नंबर 2 मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कम्प्लीटली सॉल्व कर दिया क्योंकि हम ये एग्जाम्पल्स को ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, तो NiCl4 2- इज sp3 टेट्राहेड्रल पैरामैग्नेटिक, NiCO4 इज sp3 टेट्राहेड्रल बट डायामैग्नेटिक एंड NiCN4 इज DsP2 स्क्वायर प्लेनर एंड डायामैग्नेटिक। इसका मतलब है NiCO4 और NiCN4 2- दोनों डायामैग्नेटिक हैं। ठीक है, सो अगर आप इसके अंदर चेक करोगे कि हमको पेयर्स क्या गिवन थे, हमको पेयर गिवन था ये वाला पैरामैग्नेटिक है, तो ये दोनों पेयर में सारे तो डायमैग्नेटिक नहीं होंगे। अगले पेयर में भी NiCl4 प्रेजेंट है, सिर्फ ये एक पेयर है जिसमें दोनों स्पीशीज़ डायमैग्नेटिक है। सो द नंबर इज ऑफ द पेयर इज़ 1, सो दिस स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज़ रॉन्ग। सो द करेक्ट आंसर इज़ गोइंग टू बी डी चॉइस। ठीक है, मज़ा आ रहा है क्वेश्चंस को करते हुए, तो आई रियली वांट सम हार्ट्स फ्रॉम यू। आई हैव पुट माय बेस्ट एफर्ट फॉर यू पीपल। ठीक है, सो मेरा अगला क्वेश्चन, दिस इज़ अगेन अ 2026 का क्वेश्चन। CuNH3 6 3 पॉजिटिव, MnCl6 3-, COF6 3-, FeF6 3-, NiCN4 2-। आपको यहाँ पे सिर्फ इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और हाइब्रिडाइजेशन ही बतानी है।
ठीक है। सो फटाफट से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं अब सिर्फ ट्रिक को यूज़ करते हुए। जहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं ना बताने होते वहाँ पे तो आप सिंपली यूज़ किया करो ट्रिक को, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए है, ये 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए 4, 4 और 3 था, ठीक है। अगर पहले वाले 4 हैं तो कौन से थे, D0 से D3, फिर D4 से लेकर D7 और फिर हमारा D8 से लेकर D10 तक। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है तो पहले केस में D2sp2 होता है, ठीक है, D2sp3 सॉरी। अगले केस में भी D2sp3 होता है, सिर्फ लास्ट वाले केस में sp3d2 होता है, ठीक है। आपके पास यहाँ पे 6 आए हैं, 3d6 है, तो 3d6 में D2sp3 होगा, D2sp3 होगा, तो दिस इज गोइंग टू बी अ इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब इस तरीके से सारे क्वेश्चंस को आप करके चेक कर सकते हो। दिस इज द इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। MnCl6 2- ये 3d4 है, 3d4 कहाँ पे आ रहा है ये, तो वीक फील्ड लाइगेंड के लिए क्या होगा, वीक फील्ड लाइगेंड के लिए पहले तो D2sp3 होता है, बट लास्ट वाले दोनों केसेस के लिए sp3d2 ही होता है, ठीक है। सो अगर वीक फील्ड लाइगेंड है तो ये क्या होगा, sp3d2, और ये क्या हो जाएगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। सो क्या है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ये वाला भी करेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट COF6 3- है, COF6 3- में वीक फील्ड लाइगेंड है, ये भी 3d6 है, तो ये तो एग्जैक्टली किसके साथ का नहीं, ओके सॉरी। सो ये 3d6 हो गया, तो 3d6 वीक फील्ड लाइगेंड के लिए चेक करोगे, आपका यहाँ पे आएगा sp3d2, व्हाट इज इट गोइंग टू बी, अगेन दिस इज अ आउटर कॉम्प्लेक्स और D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ये इसने गलत लिख दिया, ठीक है। फिर FeF6 के अंदर देखोगे तो 3d5 है, वीक फील्ड लाइगेंड है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। 3d5 कहाँ पे आया है, यहाँ पे sp3d2 आउटर कॉम्प्लेक्स बनना चाहिए, सो आउटर कॉम्प्लेक्स sp3d2, परफेक्ट, वेरी गुड, करेक्ट हो गया। NiCN4 कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, 3d8 है, 3d9 तक अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड होता है तो ये हम कर चुके हैं। सो ये क्या है, DsP2 है, स्क्वायर प्लेनर है, एंड दिस इज द इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सो दिस, इसके साथ हाइब्रिडाइजेशन गलत है, तो हमारे पास C और E गलत है, A, B और D सही है, A, B, D सही है। सो द करेक्ट आंसर इज D चॉइस, ठीक। आई होप क्लियर हो गया, ठीक है। अब ये नीट वाला क्वेश्चन है, फटाफट से कर देते हैं। नीट 2026 का क्वेश्चन है, PtCl2 NH32। अब यहाँ पे एक चीज़ बस मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि Pt आया तो Pt के केस के अंदर कोई भी लाइगेंड प्रेजेंट है वो सब स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड के केस में होंगे, ठीक है। मेटल्स इन ऑफ द 4D 5D सीरीज दे आर ऑल स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड्स, तो आपको कोई भी उसको वीक फील्ड लाइगेंड की तरह ट्रीट नहीं करना। यहाँ पे आपके पास क्या है, CO, दिस इज CO3+, ठीक है। अगर ले के अंदर दिस इज Ni2+ एंड दिस इज Fi, ये 5 वाला है, 5 वाला क्या होगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा, D का 2, और देखो अब यहाँ पे सबका ही D का 2 दिया हुआ है, तो वो आपको इसके लिए टेस्ट भी नहीं कर रहा, ठीक है। आपके पास 4 यहाँ पे हैं, ठीक है, 4 लाइगेंड, और अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड की तरह है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड की तरह क्या होगा, ये स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। ये 6 वाला तो एक ही आपके पास है, तो B का आपका आंसर 1 होना है, B का आंसर आपका 1 होना है, तो B का आंसर आपका 1 ये है, तो ये चॉइस आपकी नहीं हो सकती, आपकी ये वाली चॉइस नहीं हो सकती है। NiCl4 वीक फील्ड लाइगेंड है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा, सो C का आपका 4 बनेगा, C का 4 वाली चॉइस आपकी सही होगी। सो द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी 2, ठीक है। आई होप आप लोगों को अच्छे से अब समझ में आ गया। सो द नेक्स्ट वी हैव इज़, आपको अब स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ढूंढना है, तो आई थिंक आप अब इसको ढूंढ सकते हो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के साथ। यहाँ पे ये सॉल्यूशन गिवन भी है, सो आप इसको यहाँ पे देख भी सकते हो, CONH36+, ठीक है। यहाँ पे T2G EG दिया हुआ है, तो डोंट वरी अबाउट दैट, आप इसको BBT के हिसाब से ही सॉल्व कर सकते हो, डोंट वरी अबाउट इट। तो आप अगर इसको करेक्ट सॉल्व करोगे, व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इज दैट दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। All right, so this is my last question that I am doing over here.
सो व्हाट आई वांट यू टू लर्न ओवर हेयर, मैं एक बार सिर्फ वो चीज़ ही हाईलाइट कर रही हूँ। इस क्वेश्चन में भी आपको मैचिंग करनी है, आपको हाइब्रिडाइजेशन बतानी है, डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक बताना है। तो MnB4 2- के अंदर, ठीक है, Mn is 2+, वीक फील्ड लाइगेंड कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आप आई थिंक कर ही लोगे। Fe Fe3+ है, वीक फील्ड लाइगेंड है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। CO यहाँ पे आ गया आपका ऑक्स, एक वीक फील्ड लाइगेंड है बट CO+C3+ के साथ एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड की तरह एक्ट करता है, तो आंसर आपका उसके हिसाब से आएगा। और NiCO4 हम ऑलरेडी बहुत बारी कर चुके हैं, आप इसको सॉल्व करके अपना आंसर अब कमेंट सेक्शन में पोस्ट करोगे। सो दिस हैज़ बीन अ बिग लेक्चर, बट आप लोगों ने हर एक चीज़ को अच्छे से किया है, हर एक आंसर आई थिंक आप कर पाओगे। एंड आई एम वेटिंग फॉर द लास्ट क्वेश्चन आंसर फ्रॉम यू पीपल, ठीक है। हिंट मैं आपको ऑलरेडी दे ही चुकी हूँ। हम अगले लेक्चर में मिलेंगे जहाँ पे अगेन हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ क्रिस्टल फील्ड थियरी। सो सी यू अगेन, बाय फॉर नाउ, गॉड ब्लेस यू।